गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। सो हमारा ये पीवाईक्यूज का आज नेक्स्ट लेक्चर है। जो हमारा इवनिंग की क्लासेस होगी उसमें ये लेक्चर होगा। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है आज मॉर्निंग की क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि वो लेक्चर सारे बच्चों को पसंद आया होगा और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि कैसे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना चाहिए वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आज का ये जो लेक्चर है हम आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको ही करने वाले हैं इस लेक्चर में। और जहां हम 62 यानी 8-10 क्वेश्चन कर चुके थे पिछले लेक्चर में, और मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आया होगा। कोई और डाउट है आपका, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज़ हमें ईमेल ज़रूर करना। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर पता चल जाएगा और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। उसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को आईटी एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और फैमिली लॉ, इन 5 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन पिन कमेंट पर पता चल जाएगा। वहां से चेकआउट करो और हमें ईमेल करो ताकि हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। और ये मॉक टेस्ट हर स्टूडेंट को परचेज करने चाहिए। बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और इसके इन मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ये बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और बहुत ट्रिकी लेवल के भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आप सबके पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप अपने जो तैयारी है उसको एक स्टेप आगे रख सको, जैसा यूजीसी नेट पेपर बना रहा है। ठीक है, तो हमारे जो मॉक टेस्ट आप जरूर परचेज करिए, इसके लिए आप हमें ईमेल जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो दिसंबर 2023 का हमारा पीवाईक्यूज का पूरा वो चल रहा है, लेक्चर चल रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सो जो क्वेश्चन नंबर 63 ये कहता है अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट, यानी ये जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। तो इनके जन्म के हिसाब से कौन पहले पैदा हुआ, कौन उसके बाद पैदा हुआ, वैसा क्वेश्चन लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस ना भी थोड़े ट्रिकी होते हैं। हम ये सारी चीजें याद भी नहीं रख सकते हैं, कहाँ से ढूंढे कौन कब पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ है, मतलब कैसे तो नहीं, कब पैदा हुआ है कैसे याद रखेंगे। बट फिर भी देखते हैं, चलो थोड़ा आइडिया लगाते हैं कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जर्मी बेंथम, दूसरा ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन, तीसरा है माइने और चौथा है कैल्सन और फिफ्थ ऑप्शन है कैंट, जो कि फिलोसफिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। माइने हिस्टोरिकल के हो गए, कैल्सन, बेंथम और ऑस्टिन ये हो गए एनालिटिकल स्कूल के, है ना। यही है। आई होप सबको पता हो कि कौन किससे बिलोंग करता है, ये आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें कैंट का तो नहीं पता भाई कब पैदा हुआ, लेकिन एक आइडिया जरूर है कि ऑस्टिन से पहले बेंथम पैदा हुए थे। ठीक है, तो ऑस्टिन से पहले बेंथम, यानी ए, बी से पहले ए आना चाहिए। ये ऑप्शन तो, ये चीज तो होनी चाहिए। तो देखते कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ है। बी से पहले ए पहले ऑप्शन में तो दिया है, बी से पहले ए दूसरे ऑप्शन में भी दिया है, बी से पहले ए तीसरे ऑप्शन, मतलब सब में दे रखा है क्या। फोर्थ में क्या दे रखा है, डी ई बी ए, नहीं इसमें नहीं दे रखा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं, बचे 3। ठीक है, तो बी ए, कैल्सन हो गया और माइने हो गया। अगर एक का और पता चल जाए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाए, बात बन जाए, है ना। मेरे ख्याल से ना कैल्सन बाद में पैदा हुए थे मायने से, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट एक ऐसा लग रहा है जैसे कैल्सन ना बाद में पैदा हुआ मायने से। तो अगर हम देखें डी, सी और डी लगा के देखें, मतलब डी से पहले सी होना चाहिए। तो पहले में है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। ये तो इसमें पहले कैंट पहले दे रखा है, इसमें जर्मी बेंथम पहले दे रखा है, इसमें भी बेंथम पहले दे रखा है।
कैंट का पता हो ना कब पैदा हुआ है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाए। चलो एक बार गूगल करके देखते हैं कैंट कब पैदा हुआ है। क्या कर सकते हैं, तो कभी कभी करना पड़ता है, एग्जाम में नहीं पता चलेगा। कोशिश करूंगी कि मैं अगले जब नोट्स हूँ वहां पर बर्थ के अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखवा ही दूं। देखते हैं ऐसा कुछ हो पाता है तो। इमैनुअल कैंट, कैंट बर्थ ईयर, तो इमैनुअल कैंट पैदा हुए थे भाई 1724 में। अच्छा, बेंथम से पहले हुए कि ये चेक करें। बेंथम बर्थ ईयर, ये हुए 1748 में, मतलब बेंथम से तो पहले हुए हैं। तो बेंथम से पहले एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो है सेकंड, तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, तो एक या दो भी हो जाए तो क्वेश्चन ठीक हो जाता है, बट यहाँ कैंट एक मुसीबत बन गया था, इसको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा पता करना पड़ा। बट हाँ, इसका ऑप्शन होगा EABCD, सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा बैच होगा, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनका बर्थ भी लिखेंगे सबका, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है उनको इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा 63 का होगा सेकंड क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन हमारा 64। भाई जो क्वेश्चन 64 है वो कहता है डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो ये हमारा कंपटीशन एक्ट का क्वेश्चन है, टोर्ट एक्ट, टोर्ट के अंदर जो हमारा एक पार्ट है, कंपटीशन एक्ट है जो हमारा 2002 का, उसके क्वेश्चन है ये, जो कि डोमिनेंट पोजीशन के बारे में सेक्शन 4 बात करता है। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 4 इसके बारे में बात करता है, जो कहता है कि किस इट प्रोहिबिट एनी एंटरप्राइज और ग्रुप फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 4, है ना। तो किस क्या क्या ऑप्शन दिए गए देखो, पहले पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इन द रेलेवेंट इंटरनेशनल मार्केट, अच्छा, एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट फोर्सेस इन इंडिया, अच्छा, तीसरा है अफेक्टिंग कंपटीशन और कंज्यूमर्स ऑफ रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया इन इट्स फेवर। ठीक है, ये भी इंडिया के बारे में बात है। और फोर्थ है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इंजॉयड इन रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया, इंडिया के बारे में। तो हमारा जो डोमिनेंट पोजीशन वाला सेक्शन है ये बात करता है इंडियन मार्केट के बारे में, कि कोई भी जो एंटरप्राइज है कि वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इंडियन मार्केट में कोई भी अब्यूज ना करे, उससे उसको प्रोहिबिट करता है। ये हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट। तो पहला ऑप्शन इंटरनेशनल मार्केट की बात की है, तो पहला गलत है हमारा। तो पहला ऑप्शन जहां जहां दिया गया वो क्वेश्चन हमारा, वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। ABC गलत है, ACD गलत है, BAD गलत है, CBD, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। ठीक है, और ये आपकी प्रैक्टिस होगी जब आप सारे जो आपने PYQs अटेम्प्ट कर रहे हो घर पे बैठकर, वो सारे इसी तरीके से आप करोगे तो आपके ये अपने तरीके में ऐड हो जाएगा ये एक तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो, सेक्शन जो हमारा क्वेश्चन 64 है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 65 की। ये आ गया IPR का क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ IPR देयर एग्जिस्ट अ स्टैट्यूटरी बैन फॉर असाइनमेंट। मतलब पूछा गया है कि किस IPR प्रॉपर्टी पर के असाइनमेंट पर स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है। ठीक है, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, लेआउट, डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो पेटेंट का तो असाइनमेंट हो सकता है, आपने पढ़ा हो, अगर हमने पेटेंट एक्ट मैंने पूरा आपको करवाया, जहां आपको याद हो तो सेक्शन 68, 69 और 70 पेटेंट के असाइनमेंट की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेडमार्क असाइनमेंट भी हो सकता है, आपको याद हो सेक्शन 37 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ साथ में, अगर आपको याद हो
तो ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क के असाइनमेंट से रिलेटेड तो सेक्शन 37 बात करता है इसके असाइनमेंट के बारे में, और ट्रेडमार्क एक्ट। जैसे ही आप क्वेश्चन देखो ना तो आपको चीजें उसी टाइम समझ में आ जानी चाहिए कि क्या पूछ रखा है, क्या 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 चीजें इससे रिलेटेड आपने पढ़ी है, और ये इससे क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं। पेटेंट की बात करो तो सेक्शन 68, 69 और 70 इसके असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑफ पेटेंट की। उसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लेआउट डिजाइन्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इसका जो हमारा एक एक्ट है इससे रिलेटेड, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 का, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 5 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 5 of the semiconductor of integrated circuits layout design act, कब का एक्ट है ये? 2000 का। यहां से आपको ये भी ध्यान होगा, ये इसके असाइनमेंट की बात करता है, टॉक्स अबाउट असाइनमेंट। ठीक है, अगर आपको पता हो तो जियोग्राफिकल जो हमारा इंडिकेशन है इसका आप क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी प्रोडक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, प्लेस ऑफ ओरिजिन, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटीज, उससे रिलेटेड होता है और उसका असाइनमेंट नहीं किया जा सकता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका आंसर होगा, बाकी ये इसके आंसर नहीं होंगे। इनके स्टैट्यूटरी सॉरी इनके असाइनमेंट पर स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड। देखो ये पेपर में भी थर्ड ही ऑप्शन चूज किया हुआ है, किसने किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये कंपैरेटिव जो हमारा पब्लिक लॉ का सब्जेक्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस देश के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है? तो इंडिया के अंदर तो है ही पार्लियामेंट्री, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, यूके एंड यूएसए। तो यूके के अंदर पार्लियामेंट्री है लेकिन यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये दोनों थर्ड में इंक्लूड किए हुए हैं तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये तो डायरेक्ट ही था। तो इस तरह के काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये तरीके अच्छे से समझ में आ रहे हैं और यहाँ से आपका एक एक ऑप्शन हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई और सजेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, हम आप उसको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट हम जब भी डिटेल में आगे बैच में डिस्कस करेंगे तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द टर्म प्रेफर्ड बाय बेंथम टू एक्सप्लेन हिज इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ इज। सो जो बेंथम ने अपना इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था, ये पूछ रहे हैं कि उस कौन सी टर्म बेंथम ने यूज की थी उसके लिए। तो अगर आपको पता हो तो उसके लिए उसने मैंडेट वर्ड का यूज किया था। ठीक है, तो ये भी बहुत डायरेक्ट है। आई थिंक मैंने अपने जो जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर है वहां पर ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बताया भी है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेंथम ने जब अपना इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया तो तब उसने मैंडेट वर्ड जो टर्म है इसको वर्ड प्रेफर किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो ये है हमारा
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर के सेक्शन 13 में जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अवेलेबल है हस्बैंड और वाइफ दोनों को, उनमें से कौन सा इन 4 ऑप्शन में ग्राउंड नहीं है? पहला है रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, कि मतलब हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को सजा हो गई हो, ये तो है ही नहीं उसके अंदर, है ना। दूसरा क्या दे रखा है, रिस्पोंडेंट हैज रिनाउंस द वर्ड, रिनाउंसिएशन तो है, ये तो रिनाउंसिएशन है, तो ये तो ऑप्शन है उसके अंदर ग्राउंड। हैज सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑप्शन है, ग्राउंड है डिवोर्स का। रिस्पोंडेंट हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। तो ये तीनों तो भाई ऑप्शन है हमारे उसके अंदर सेक्शन 13 में, लेकिन हमारा जो ये है ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका ये आंसर होगा 68 का आंसर होगा फर्स्ट। तो ये आप डायरेक्ट है ये चीज। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट हैज बीन हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट a limitation on the legislature while enacting ordinary legislation। जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक लिमिटेशन नहीं लगाती ही लेजिस्लेचर के ऊपर while enacting ordinary legislation। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है, स्वदेशी इंडस्ट्रीज वर्सेस वर्कमैन का केस है, थर्ड है ई रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु का केस है, किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। मेरे ख्याल से ये इंदिरा गांधी वाला केस है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास ये केसेस पड़े हैं, लेट मी चेक। इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए, आंसर की निकालनी पड़ेगी इसके लिए। एक सेकेंड, गिव मी जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन आईडी है 4061, 4061 का पहला ऑप्शन दिया गया है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। ये केस है, इसके अंदर बोला गया था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये कोई भी लेजिस्लेचर के ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाती है जब भी वो कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को अनेक्ट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस के ऊपर के अंदर हेल्ड किया गया था, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। मुझे लगता है मैंने बेसिक्स फीचर्स पर जो मेरे पास केसेस पड़े हैं वो आपको लिखवाए नहीं है ना। हम अगले उसमें कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक भी इंक्लूड करें। नेक्स्ट हमारे अभी तक देखो इस लेक्चर में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, अ ह्यूमन बीइंग सीजेस टू बी अ पर्सन इन लॉ एज इन फैक्ट, कि एक ह्यूमन बीइंग जो उसको एक पर्सन नहीं माना जाएगा लॉ के अंदर जब वो इनमें से क्या हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन है, वन बीइंग एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तब भी वो पर्सन तो रहता ही है। सिटीजनशिप रिनंसिएशन करने पर भी वो पर्सन रहता है, ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। ऑन कन्विक्शन, अगर उसको कन्विक्शन हो गया है, पनिशमेंट मिल गया, तभी भी वो पर्सन रहता है। एट डेथ, डेथ होने पर कोई भी पर्सन ह्यूमन बीइंग पर्सन नहीं रहता, क्योंकि डेथ हो गई तो उसके जो सारे राइट है वो वगैरह सब, मतलब रेप्यूटेशन वगैरह का जो सिस्टम है वो चीज़ें रहती है, उसके प्रॉपर्टी अगर वो है वो लॉ के अकॉर्डिंग आगे हो जाती है, लेकिन पर्सन नहीं रहता है वो। तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा हमारे पास, हमारे ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 70 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कितने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं ये आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, जो कि हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है मैलिस इन लॉ क्या होता है, मैलफिजेंस क्या होता है, मिसफिजेंस क्या होता है, नॉन फिजेंस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये हमारा टोर्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन अगर आप पहला देखोगे पॉइंट दिया है, कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट विच आर एक्शनेबल पर से, कि अगर आप कोई अनलॉफुल एक्ट कर देते हो तो कर दिया, अगर आपने कोई अनलॉफुल एक्ट कर दिया ना तब उस पर एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शनेबल है। पहला पॉइंट ये दिया है। दूसरा दिया इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ एन लॉफुल एक्ट,
किसी भी लॉफुल एक्ट को अगर आप इम्प्रॉपर परफॉर्म करते हो, तो जो 6 कारपेंटर वाला केस था ना, वहां पर हमारे पास माल फिजेंस और नॉन फिजेंस वाला एक वर्ड आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है। दूसरा है ओमिशन टू परफॉर्म एन एक्ट व्हेन देयर इज ओब्लिगेशन टू परफॉर्म इट। तीसरा, फोर्थ पॉइंट है इंटेंशनल डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट एंड इम्प्रॉपर मोटिव। आपका कोई रॉन्गफुल एक्ट करने का इंटेंशन हो या इम्प्रॉपर मोटिव हो, तो उसको बोलते हैं भाई मैलिस इन लॉ। ठीक है, ए का फोर्थ होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ अ लॉफुल एक्ट है, ये मिसफिजेंस होता है। या अगर आपको 6 कारपेंटर केस याद है टोर्ट में, मैंने आपको डिटेल में करवाया था, तो आपको वहां से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ए का हमारे पास फोर्थ होना चाहिए, ये तो पहले में ही दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है। ए का फोर्थ और सी का होगा हमारा सेकंड, पहला ऑप्शन हो गया यहाँ से। ये तो बहुत क्लियर चीज है। एक चीज आपको पता है ना, एक या दो चीज आपको पता है, तो क्वेश्चन हो जाता है वहां से। बहुत रेयरली होता है कि आप दो तीन चीजें आपको पता होने के बाद भी क्वेश्चन अटकता है। वहां पर आप अपना माइंड यूज करते हो कि कौन सी चीजें आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड, कौन सी चीजें आपने नहीं पढ़ी है। जैसे ये हमने मिस फिजेंस और नॉन फिजेंस, ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये 6 कारपेंटर केस के अंदर पढ़ा है। ठीक है, जो ट्रेसपास एबेनिशियो से रिलेटेड है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो नॉन फिजेंस क्या होगा, ओमिशन टू परफॉर्म एन एक्ट व्हेन देयर इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इट। डी का थर्ड होना चाहिए। तो वही, तो आपको एक चीज भी याद है ना किसी से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। और ये तभी होगा जब आपने हमारे लेक्चर्स जो हमने इतने डिटेल में और इजी लैंग्वेज में किए हैं, वो सारे आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन 71 था, जिसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, आप प्लीज आंसर की में भी चेक करते रहना, हो सकता है कोई मैं गलत बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही सारे ठीक हों, हो सकता है मैं कोई ना कोई गलत बता दूं। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, यहाँ से आपको पता चलेगा क्योंकि मैं भी आपके सामने ही सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, ये बात करता है अ हिंदू मेल हैविंग अ हिंदू वाइफ। ठीक है, एक हिंदू आदमी है, उसकी एक हिंदू वाइफ है। चेंज्ड हिज रिलीजन, आदमी अपना रिलीजन चेंज कर लेता और इस्लाम अडॉप्ट कर लेता 2012 में। ही मैरिज अगेन टू मुस्लिम गर्ल 2013 में। 2014 में हिज हिंदू वाइफ वो मर जाती है, तो ही सेकंड मैरिज क्या होगी। मतलब मान लो ए एक आदमी है और ये इसकी वाइफ है बी। ठीक है, ए क्या कर लेते, ये दोनों हिंदू है। ठीक है, अब ये क्या, इनकी शादी हुई है 2012 में। ठीक है, और इसने 2012 में ही क्या कर लिया, अपना धर्म चेंज कर लिया। अब ये क्या बन गया, मुस्लिम बन गया। मुस्लिम बन गया तो इसने 2013 में सी नाम की एक लड़की से शादी कर ली, और जो बी थी ये 2014 में क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। तो अब जो ये इसकी सेकंड शादी है, ये क्या होगी, ये पूछा है इसने। पहला ऑप्शन दिया है वैलिड एज ही मैरिड आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम विच परमिट्स बाइगेमी, कि मैरिड जो शादी है ए ने सी से की है, वो क्या होगी, वैलिड होगी कन्वर्जन के बाद, क्योंकि इस्लाम बाइगेमी को परमिट करता है। इस्लाम में तो पोलीगेमी अलाउड आदमियों को। तीसरा है वैलिड एज हिज वाइफ डाइड आफ्टर हिज मैरिज टू मुस्लिम गर्ल, जो उसकी दूसरी शादी है वो वैलिड होगी क्योंकि उसकी जो पहली वाइफ है जो हिंदू थी, वो तो उसने जब दूसरी शादी की मुस्लिम लड़की से, वो तो मर गई उसके बाद। तीसरी है वॉइड होगी एज ही हैज नॉट टेकन द कंसेंट ऑफ हिज हिंदू वाइफ, कंसेंट दे भी देती तो क्या ही हो जाता। तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। वॉइड एज हिज सेकंड मैरिज अमाउंट्स टू बाइगेमी। तो अगर आपको पता हो, सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने जजमेंट्स में बोला है कि अगर सिर्फ शादी करने के पर्पज से अगर कोई हिंदू आदमी, मतलब कोई भी अपना धर्म चेंज करता है, कन्वर्जन करता है, तो उसने जो दूसरी शादी की है, उसकी जो सेकंड मैरिज है वो क्या होगी, वॉइड होगी। ये कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा बाकी सारे ऑप्शन के कंपेरिजन में। थर्ड तो है ही नहीं, दूसरा भी नहीं है, और पहला तो है ही नहीं, उसने शादी वैलिड मतलब कन्वर्जन करके होगा, तो ये गलत है।
तो फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, विच इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है अ मुस्लिम कैन मेक अ बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट क्या होता है? विल होता है। क्या होता है? विल, यानी वसीयत। ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ हेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ। ये कह रहा है कि एक मुस्लिम आदमी अपनी प्रॉपर्टी की विल बना सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ, जो हेयर्स है उनकी कंसेंट के बिना कितनी हद तक वो मतलब ऐसा कर सकता है। पहला हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसके बाद 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो आपको पता हो तो इसका ऑप्शन फोर्थ आएगा, क्योंकि मैंने आपको याद है हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट किया तो उसके साथ जब मुस्लिम्स का वो कर रहे थे हम कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, तो मैंने बताया था कि 1/3 प्रॉपर्टी का ही वो वसीयत कर सकता है, क्योंकि बाकी, और वो भी ऐसा तब कर सकता है जब अपने वो डावर की अमाउंट हो गया, अपना फ्यूनरल पेमेंट हो गया, वो सब पे कर देता है, उसके बाद वो 1/3 जो प्रॉपर्टी होती है उसका क्या कर सकता है? विल बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का फोर्थ ऑप्शन होगा। बहुत डायरेक्ट है और ये पॉइंट हम अपने नोट्स के अंदर लिख भी चुके हैं, अगर आपने ध्यान से नोट्स पढ़े हों, लेक्चर ध्यान से सुने हों। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे नोट से बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 4074 4074 ना, देख लेना भाई, मेरा मैथ थोड़ा ऐसा ही वैसा है। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेसली कंटेन अ प्रोविजन फॉर राइट टू बियर आर्म्स एज फंडामेंटल राइट। ये अगेंस्ट हमारा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ से क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू बियर आर्म है इसको एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है। तो इंडिया में तो है ही नहीं भाई, इंडिया, सी ऑप्शन तो गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, और आपको पता हो तो क्या नाम है, ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर भी ये नहीं दिया गया है, तो डी ऑप्शन भी गलत है, तो डी सिर्फ इसमें था। बात रही कनाडा और यूएस की, तो आई डोंट थिंक कनाडा में राइट टू बियर आर्म को एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है, ये भी नहीं है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। लेकिन हाँ, यूएस में है, ये अमेंडमेंट 2 के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था, ये तो पता ही है, तो बी ऑप्शन तो होगा ही होगा हमारा। तो बी इसमें नहीं है, यहाँ है, और ए में आई डोंट थिंक सो, इसमें डाउट है मुझे, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है कि कनाडा में भी राइट टू बियर आर्म एज अ फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड किया गया। तो आप ये ध्यान रखना, हमारा इसका ऑप्शन सेकंड होगा, तो सेकंड इज द मोस्ट प्रेफरेबल आंसर हियर। तो 74 इसका चेक करें क्या है, 4074, इसका आईडी निकालते हैं, मेरे को फिर निकालनी पड़ेगी, एक सेकेंड। 4074 इसका आंसर होगा थर्ड, यानी बी ओनली। हाँ, यही है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 2nd अमेंडमेंट द्वारा राइट टू बियर आर्म का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया, वो भी एक्सप्रेसली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई है वहां पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमारा फंडामेंटल राइट जब हमें डिबेट चल रही थी, तो बहुत दिनों की डिबेट चल रही थी, तो उस टाइम पर एक हमारे महान वो थे, ज्ञाता थे, उन्होंने बोला था कि राइट टू बियर आर्म को इंडिया में भी एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और उन्होंने बोला था यूएस में इस तरह का ऐसा राइट प्रोवाइड किया गया एज अ फंडामेंटल राइट, तो इंडिया में प्रोवाइड किया जाना चाहिए, बट फिर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था। तो ये वहां से आपका ये पॉइंट क्लियर हो सकता है कि यूएस में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल को और किस नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत आसान है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने आई थिंक लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि इसका क्या नाम है। 4034 क्वेश्चन की आईडी है, और इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ आंसर होगा, जो आपको ध्यान रखना है। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल का नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन है, देखने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, कुछ ऑप्शंस तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है और सीधा आपको पता होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज ऑल सम्स रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट। ये वही फिर कॉम्पिटिशन एक्ट से दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखो, आर क्रेडिटेड टू। तो ऑल सम रियलाइज्ड बाय वे ऑफ कि कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर जितनी भी पेनल्टीज लगाई जाती है वो कौन से फंड से प्रोवाइड क्रेडिट की जाती है। तो आपको ये सबको पता होना चाहिए। इसका सेकंड ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगेन इसके बारे में अगर आपको पता हो तो इसका सेक्शन 47 बात करता है कंपटीशन एक्ट का। ठीक है, मैं आपको नोट्स में लिखवा देती हूँ यहाँ। सेक्शन 47 ऑफ द कंपटीशन एक्ट, ये मैंने कंपटीशन एक्ट जब आपको करवाया है उस टाइम बताया भी है कि कहाँ से पेनल्टीज क्रेडिट होती हैं सारी। तो ये कहता है ऑल सम्स रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज आर क्रेडिटेड टू कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन बात करता है, ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद हो जाना चाहिए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल डायरेक्ट आया हुआ है। अगर आपने नोट्स ध्यान से पढ़े हो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इन विच कंट्री द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर मेड थ्रू द पार्लियामेंट। तो ये भी हमारा अगेंस्ट कंपैरेटिव पब्लिक लॉ से क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि किस कंट्री के अंदर जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पता हो, यूके दिया गया ऑप्शन, यूएसए दिया गया है, इंडिया दिया गया है, ऑल ऑफ द अबव। तो यूके में तो अगर आपको पता हो तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया गया है। हमने इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि यूके के अंदर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा यूएसए में पार्लियामेंट के थ्रू होता है मेरे ख्याल से, जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, उसके बाद जो यूएस की सीनेट है उसके द्वारा कंफर्म किया जाता है। और इंडिया में ये ऐसा होता नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं होता। यहाँ पर तो ये सिस्टम है ही नहीं, तो इंडिया तो ऑप्शन है ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, यूके में है ही नहीं। मैंने बताया जुडिशियल का अपॉइंटमेंट कमीशन होता है, तो सेकंड ऑप्शन बच गया हमारा सीधा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा हो तो चीज़ें आपको पता होगी यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे नोट से डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बोला है कि अगर आपने लेक्चर्स 2 से 3 बार ध्यान से सुने हो, नोट्स बनाए हो, उनको रिवाइज किया हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हमारे नोट से ही डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको चीज़ें ट्रिकी मिलेगी, लेकिन हमारे नोट से मिलेगी वो चीज़ें, आपको हमारे लेक्चर से मिलेंगी वो चीज़ें। तो बहुत चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो ट्रिकी है लेकिन हमारे नोट से आ रही हैं, तो आपको इसके लिए हमारे लेक्चर्स को 2 से 3 बार ज़रूर देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा, द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लेसेस। ये अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो कह रहा है कि ऐसे कौन से आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लेसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा दिया गया आर्टिकल 51A क्लोज जी, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। उसके अलावा दिया गया है हमारा आर्टिकल 40 दिया गया है जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत के बारे में, अगर आपको ये तो सीधा ही पता हो।
48 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लेसेस के बारे में। और उसके बाद है हमारा 51 AJ और आर्टिकल 49। तो अगर आपको पता हो तो हमारा बी नहीं होगा ऑप्शन, तो बी यहाँ से कट जाएगा जहां जहां बी दे रखा है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है आर्टिकल 49, तो अगर आपको पता हो तो हम जो हमारा आर्टिकल 49 है वो भी बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस के बारे में, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वगैरह उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ई भी होगा हमारा, बी और ई ये तो होने ही होने चाहिए, है ना। सॉरी, हमारा क्या नाम है, सी और ई तो होना ही होना चाहिए, तो जहां सी और ई नहीं है वो भी कट जाएगा, ACD। तो ACD ये भी कट गया। ए हमारा इसके अंदर भी दिया गया है CDE। डी क्या हमारा 51AJ। तो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो अगर आपको याद हो तो हमारी डी है, आई डोंट थिंक सो डी इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड जो हमारी 10th फंडामेंटल ड्यूटी है, आई डोंट थिंक सो इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। बीच में कहीं आती है 7th 8th आती है मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड, तो मैं ए ऑप्शन ज्यादा प्रेफर करूंगी यहाँ पे। तो ACE इज द मोस्ट फेवरेबल आंसर फॉर मी। तो जे मुझे याद नहीं है, जे आई थिंक 10th फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये नहीं है मेरे ख्याल से। तो A, C और E इज द करेक्ट आंसर ऑफ 78 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप ये चेक कर लेना, बाकी यही मेरे ख्याल से सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं। कैसे आपको सारे ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं, उसके बाद कैसे आप एलिमिनेशन का मेथड लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं जो हमारे बिल्कुल नोट से आपको मिलेंगे। जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो भी नोट्स में से ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को पढ़ना होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वो भी इजिली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और आपको ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये वो तरीका है जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था और मैं अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल टाइम से पहले सोल्व कर पाई थी और मेरा 2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर हो गया था। मेरे पास 20-25 मिनट बचे थे अपनी चीज़ों को दोबारा देखने में। ठीक है, तो आप इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईजिली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं और ये बहुत यूज़ किया हुआ तरीका है मेरा और बहुत कमाल का तरीका है। आपके क्वेश्चंस काफ़ी सोल्व हो जाते हैं यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।